हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू विंग्स क्लासेस। ऑलमोस्ट हम फिनिशिंग की ओर बढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, और ये जो है छोटा सा वीडियो होगा लास्ट क्लासेस। इसके बाद टाइम निकाल के मैं एक क्लास और लाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स यदि कंप्लीट हो गया तो ये चैप्टर कंप्लीट है। आज सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और पावर को देखेंगे। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी सभी को एक दूसरे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आते हैं कि ये जो हीटिंग इफेक्ट आया था ये किसने दिया था। जूल्स नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया है। उन्होंने जो ना 3 कंडीशन रखा। उन्होंने बोला कि देखो, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, स्क्वायर ऑफ करंट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। फिर उन्होंने बोला हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और लास्ट है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यहाँ पे करंट ही है ना। कोई भी चीज़ करंट फ्लो हो रहा है तभी तो हीट हो रहा है। जैसे हम लोग घर में हीटर यूज कर रहे हैं, गीजर यूज कर रहे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट हम यदि यूज कर रहे हैं तो करंट पे डिपेंड करता है हीटिंग। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उसी का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में हीट जनरेशन होगा। इसके बाद दूसरा है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? देखो, फ्रिक्शन के कारण हीट होता है। फ्रिक्शन के कारण हीट होता है। जब वायर में से इलेक्ट्रॉन जब दौड़ रहा होता है तो उनके कारण भी हीट होता है। और उसी हीट को हम लोग पढ़ रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से भी हम जानते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब इसमें से ये तीनों का तीनों जो है याद रखना है कि हीट क्या है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब ज़्यादा समय के लिए यदि हम करंट को पास कर रहे हैं तो हीट भी तो ज़्यादा होगा, है या नहीं। आप लोग मान लो ठंडी का मौसम है और गीजर ऑन कर दिए, तो ज़्यादा समय के लिए यदि हम ऑन कर देंगे तो पता चलता है इतना ज़्यादा पानी हॉट हो जाता है तो स्किन जलने लगता है या नहीं। तो जितना ज़्यादा समय के लिए हम करंट को फ्लो करा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हीट जनरेशन होगा। क्या ये क्लियर है? तीनों को मिला देते हैं एक साथ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यदि मुझे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना हो तो क्या लिखेंगे? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1, तो हम बोलेंगे H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीट क्या होता है? तो हीट इजकल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। इसी को देखो अलग अलग फॉर्म में हम देखते हैं। H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो, क्या हमने ऐसा पढ़ा था V इजकल टू आई आर ओम्स लॉ में? तो यहाँ पे I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इजकल टू V बाय आर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? इसके जगह पे हम रिप्लेस कर देते हैं, I के जगह पे हम V बाय आर लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर आर टी। V का स्क्वायर V स्क्वायर, R का स्क्वायर, एक R तो कट जाएगा, तो क्या बचा? H इजकल टू V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ये जो हीट है ये आई आर और टी के फॉर्म में है, और ये जो हीट है ये भी आर और टी के फॉर्म में है। तो करंट और वोल्टेज के टर्म में आ गया। क्या हो जब रेजिस्टेंस हमारे पास ना हो तो क्या करेंगे? देखो, रेजिस्टेंस नहीं है तो आर के जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आर के जगह पे आर इजकल टू वी बाय आई।
R इजकल टू V बाई आई। तो अब हम यहाँ से ये डिराइव करते हैं H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको यदि मैं पुट कर दूँ तो आई स्क्वायर आर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V बाय आई इंटू टी। एक आई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, V आई टी। तो H का फॉर्मूला क्या आता है, H इजकल टू V आई टी। देखो तीनों का तीनों जो है ना इंपॉर्टेंट है और तीनों का तीनों एक ही है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये किसका है, ये आई आर टी के फॉर्म में है, ये भी आर टी के फॉर्म में है और ये भी आई टी के फॉर्म में है। तीनों तो है एक ही, बस अलग अलग कम्बिनेशन है। जैसा न्यूमेरिकल आए, न्यूमेरिकल में कौन सा डाटा दिया हुआ है उसके अनुसार से हम पुट कर देंगे। क्या ये क्लियर है? इजी डेरिवेशन है, किसी को कोई डाउट है? चलिए कोई डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट आगे आते हैं। अब देखो ये तो जान गए कि करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ तो होना ही है हर कंडक्टर में, तो उसके कारण हीट होता है। हम लोग उसको यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे कि यदि मैं बोलूँ ये इलेक्ट्रिकल केटल है, यहाँ क्या है तो गीजर है, ये क्या है रूम का हीटर है, रूम हीटर है, ये क्या है आयरन है। तो ये सब जो है हीटिंग प्रिंसिपल पे जो है ना काम करता है। किस पे काम करता है ये, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे। किस पे काम करता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पे। तो यहाँ पे क्या करना है, इन सब का सिर्फ नाम याद करना है, एक दो एग्जाम्पल कि जो मैंने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा उसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो इसमें से रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए ना। हीट का फॉर्मूला क्या था, H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। देखो करंट को तो ठीक है कम बेस तो होते रहेगा, पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और टाइम भी तो है। कोई भी चीज़ को यदि हीट करना है तो ज़्यादा समय के लिए जो है हम उसको ऑन रखेंगे, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा है, रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा है तो हीटिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीटिंग ज़्यादा होगा। तो हमारा यहाँ पे मकसद क्या होना चाहिए कि इसमें जो भी ये कंडक्टर यूज किया गया है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा रेजिस्टेंस के लिए यदि हम मेटल को यूज कर देंगे तो मेटल इज ए गुड कंडक्टर। तो कोई बोलेगा कि नन मेटल यूज कर देते हैं, तो बोलेंगे नन मेटल इज ए बैड कंडक्टर, तो फिर करंट ही नहीं फ्लो होगा। तो फिर तो दोनों के बीच में एक ऑप्शन आता है अल्टरनेटिव, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एलॉय बोलते हैं। एलॉयज क्या होता है कि मल्टीपल मेटल मिला के बनाया जाता है। इसमें से क्या होता है कि वो मेटल जो है अब रेगुलर अरेंज नहीं होके इरेगुलर अरेंज रहता है। इरेगुलरिटी के कारण यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो हीटिंग भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इसीलिए चाहे हम केटल का यूज़ कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे गीजर का यूज़ कर रहे हैं, चाहे हीटर हो या आयरन हो, इसमें से एलॉय यूज होता है। और वो एलॉय इसलिए यूज होता है क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्या ये क्लियर है? छोटा सा क्लास है ये, किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलो अब आते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। तो देखो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब देखो हम वर्क को और हीट को, एनर्जी को लगभग एक जैसा ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर्मूला है पावर क्या है, वर्क बाय टाइम। इसी को क्या मैं एनर्जी बाय टाइम लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्क और एनर्जी ज़्यादा अंतर नहीं है। देखो एनर्जी इनपुट, वर्क आउटपुट होता है तो दोनों एक ही। जब आगे चल के एडवांस में पढ़ोगे फिजिक्स में तो वहाँ पे पता चलेगा अरे ये तो दोनों एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है ना। क्या ये क्लियर है? जब मैं बोलूँ एनर्जी बाय टाइम, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ हीट बाय टाइम? तो कोई बोलेगा कि पावर क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ हीट जेनरेशन। क्योंकि हीटर क्या करता है, हीट जनरेट करता है ना।
तो बोलेंगे इट इज द रेट ऑफ हीट जनरेटेड। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, h बाई टी। अब यदि पावर इक्वल टू h बाई टी होता है तो पावर का मैंने फॉर्मूला तो यहाँ पे पढ़ा था, इसमें से यदि मैं t को डिवाइड कर दूं, इसका मतलब ये t कैंसिल हो जाएगा, तो t को हटा दूं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। इसमें से यदि मैं t को हटा दूं तो लो अब ये क्या बन गया, v स्क्वायर बाय आर। इसमें से यदि मैं t को हटा दूं, ये क्या बना, v इंटू आई। क्लियर है? देखो हीट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। और क्या पढ़े थे, भी आई टी, सॉरी जब मैं बात करूं पावर का, ये क्या होता है h बाय टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आई स्क्वायर आर। इसमें से यदि सॉल्व करें, देखो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर बाय आर। इसमें से वी आई टी डिवाइडेड बाई टी, एक टी खत्म हो गया तो बचा क्या, वी आई। देखो इन दोनों में से कोई एक ही याद करना, ये नहीं कि दोनों को याद कर रहे हैं। हीट याद है तो उसमें से टाइम को हटा दो, पावर हो गया। पावर याद है, टाइम को जोड़ दो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, हीट हो जाएगा। सिंपल है। क्या ये क्लियर है? चलो क्या इसी का समरी जो है ना देख लेते हैं। देखो पावर, करंट और रेजिस्टेंस का, देखो ये जो है बहुत जगह तुम लोग देखोगे कि ये जो है ना एक आता है ना चीट शीट करके आता है, कहीं पे आता है कि फॉर्मूला शीट करके नाम आता है। तो ठीक है, हर जगह क्या है कि मान लो तुम पूरा चैप्टर पढ़े, उसको जो है ना सभी को मिला के कहीं एक जगह यदि लिख दिया जाए तो वो बहुत ही आसान हो जाता है ना, एक जगह है सारा चीज़ पढ़ लो, काम खत्म है। तो वैसा ही यहाँ पे एक जगह जो है कर दिया गया है। तो वैसे इसको याद नहीं करना है, याद जो है हमें करना ये है, इसी को जो है ना अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ और याद करो। देखो हर समय क्या होता है कि हर चीज़ को कॉपी करना हमेशा के लिए बेहतर नहीं होता है। कुछ चीज़ें होता है अपने हाथों से बनाओ, उसमें जो फील आएगा ना वो अलग आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इतना ही है, इतना ही है। अब इसी सभी को पढ़ने के बाद इस्तेमाल भी करना होता है। तो अब जो है ना आप लोगों को कुछ टाइम चाहिए ये फॉर्मूला सभी को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, और वो वीडियो जो है अभी नहीं आएगा, कुछ समय बाद आएगा। पर उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए। तो कमेंट करना ना भूलें, आप लोग सजेस्ट करेंगे कि कौन सा चैप्टर नेक्स्ट मैं लेके आऊँ क्लास 10 के लिए। क्लियर है? तो उसके बाद जो है मैं इस चैप्टर को शुरू करूँगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक वीडियो रहा है इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल के लिए रहेगा, वो कभी बाद में आएगा। और बाद में मतलब ये नहीं कि बहुत सालों बाद रहेगा, जल्द ही आएगा। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।